हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर संसाधनों का वर्गीकरण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, सांस्कृतिक विकास के लिए संसाधनों का विकास होना जरूरी है और किसी भी देश का किसी भी देश की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण होना जरूरी है। और जिस देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग है, उनकी उपलब्धता है, उन देश का आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास भी अधिक होता है। तो मानवीय सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता होना जरूरी है। लेकिन यदि इन संसाधनों का अनवरत उपयोग करते गए तो इनमें से बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो एक दिन यानी कि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये जो संसाधन ऐसे हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं या उसका समुचित उपयोग करना जरूरी है। तो संसाधनों का उपयोग करके विकास कर सकते हैं, लेकिन विकास किस रूप में करना है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, ये अवधारणा यूरोपीय देशों से आई है। कहाँ से आई है? यूरोप से आई है, यूरोप महाद्वीप से आई है। सतत पोषणीय विकास यानी इस पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक यदि उपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारे जो संसाधन हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इनके लिए ज़रूरी है कि उनका उपयोग एक निश्चित रूप से इस प्रकार किया जाए कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके उसका उपयोग हो और वो समाप्त भी नहीं हो। अर्थात कि कोई भी देश है जिनका अपना आर्थिक विकास चाहता है, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास चाहता है, लेकिन औद्योगिक राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। इस दोहन को ध्यान में नहीं रखा गया तो आने वाली पीढ़ी या समय के लिए बहुत सारे प्राकृतिक जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे। तो विकास भी करना है, लेकिन एक इस प्रकार का विकास करना है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी संसाधन की उपलब्धता रहे। तो इस प्रकार का जो विकास है, ये विकास जिसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अवधारणा यूरोपीय देशों से आई है और वहाँ उन्होंने विकास के लिए एक आधार माना है कि सस्टेंस डेवलपमेंट है। वो इस प्रकार होना चाहिए कि वर्तमान की आवश्यकता यानी कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए फ्यूचर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करना, वर्तमान की जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करना और भविष्य के अंदर जो आवश्यकताएं हैं, भविष्य की पीढ़ी की जो आवश्यकता है, फ्यूचर की पीढ़ी की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखकर डेवलपमेंट करना, विकास करना सस्टेन डेवलपमेंट कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो इस प्रकार यानी कि संसाधनों का विकास भी सतत पोषणीय दृष्टि से होना चाहिए या उसका दोहन है वो इस प्रकार होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये संसाधन उपलब्ध रहे। तो इन संसाधनों का दृष्टिकोण कैसा है? नवीनीकरण, यानी उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, बार बार उसका उपयोग किया जा सकता है। तो संसाधनों को नवीनीकरण दृष्टि से इसका वर्गीकरण है, जिसमें पहला यानी वह संसाधन है जिन्हें दीर्घकाल तक, अधिक समय तक, दीर्घकाल तक प्रयोजनीय में रखा जा सकता है और जो परिवर्तनीय है और जिनके गुण वृद्धि की जा सकती है। ऐसे संसाधन हैं जो एक प्रयोजनीय हैं
और परिवर्तनीय है, उसका परिवर्तन भी हो सकता है, उसके अंदर गुण और वृद्धि भी हो सकती है। तो वो संसाधन कैसे हैं? जैसे मिट्टी है, मिट्टी एक परिवर्तनीय संसाधन है, उसके गुण के अंदर वृद्धि की जा सकती है। जैसे एक अनुपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें खाद उर्वरक डाल करके उसको कैसा बनाया जा सकता है? उपजाऊ बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो मिट्टी है, लेकिन उसका इस प्रकार उपयोग करेंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी, क्षारीय या लवणीय हो जाएगी। लेकिन उनका समुचित उपयोग किया गया तो वह मिट्टी हमेशा के लिए क्या बनेगी? उपजाऊ रहेगी। कृषि है, उसका भी उपयोग इस प्रकार होना चाहिए ताकि वह परिवर्तन, रूप परिवर्तन करके इस प्रकार की कृषि करे जिससे उत्पादन भी बढ़ाया जा सके हैं। वनों का समुचित उपयोग भी होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण है, वनों यानी कि वनरोपण है, उसका उपयोग भी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति लगाना, यानी जितना उपयोग हो रहा है, जितनी वनस्पति का दोहन हो रहा है, उसका उस मात्रा में वापस वनस्पति लगाना ताकि उसमें परिवर्तन, नवीनता आती रहे। धरातल है या जल संसाधन है, उसका भी उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उसको बार बार परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नवीनीकरण कर सकते हैं, उसके गुण वृद्धि कर सकते हैं। और दूसरे हैं वह संसाधन जो अपरिवर्तनीय, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उपभोग के द्वारा वह हाश हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जो अपरिवर्तनीय है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उपयोग के द्वारा ह्रास हो सकते हैं, वह 3 प्रकार के संसाधन हैं। उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है संचित संसाधन। संचित संसाधन का मतलब है कि एक बार उपयोग से वह संसाधन समाप्त हो जाते हैं, यानी इस संसाधन को कौन से संसाधन कहते हैं? समाप्य संसाधन। इसको समाप्य संसाधन कहते हैं। एक बार उपयोग होने के बाद वह समाप्त होते हैं, उसका बार बार उपयोग नहीं होता है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, ये ऐसे संसाधन हैं जिसमें एक बार उपयोग बनने के बाद में या तो उनका धुआं बनता है या राख, पुनः इसका उपयोग नहीं होता है। और दूसरा वे खनिज पदार्थ है जिनका पुनर्उपयोग के लिए पुनर्शोषण अनुपात बहुत सीमित होता है, यानी उसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनर्शोषण अनुपात बहुत सीमित होता है, बहुत हद तक, यानी कि उपयोग करने के बाद कुछ बच जाते हैं। जैसे पोटेशियम है, फॉस्फेट है या टीन है, जिसका उपयोग बहुत सीमित है। और तीसरे वह खनिज पदार्थ है जिनका पुनर्शोषण अनुपात अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है और जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे लोहा है, लोहा कैसा संसाधन है? एक सक्रिय संसाधन। कैसा संसाधन है? सक्रिय संसाधन। इसको सक्रिय संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उपयोग बार बार लिया जा सकता है। एक बार लौह इस्पात से जो भी वस्तु बनाई जा रही है उसको वापस गला करके, स्क्रैप के माध्यम से गला करके वापस नए रूप में ढाला जा सकता है, तो बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए ये सक्रिय संसाधन है। तांबा है, सोना है, चांदी है या एल्यूमिनियम है, ये ऐसे उपयोग हैं जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, सक्रिय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे वह अपरिवर्तनीय संसाधन है जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह अक्षय और सतत संसाधन जिनकी गुण वृद्धि नहीं की जा सकती है, यानी वह क्या है? सतत रूप से है, सतत रूप से स्थायी स्टेबल संसाधन है। जैसे ऊर्जा है या व्रत क्या है? जलवायु है, व्रत जलवायु है, ऊर्जा या व्रत जलवायु है, उसकी गुण वृद्धि नहीं की जा सकती है। जलवायु को आप बढ़ा नहीं सकते हैं या घटा नहीं सकते हैं। या ऊर्जा है जो प्राकृतिक ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा है, धरातल पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, और उसकी ऊर्जा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। या कुछ वृत्त मात्रा में धरातल है, तो इसमें भी 2 ऐसे हैं जिससे मानवीय क्रियाकलापों से कुछ ह्रास होता है, और दूसरे वह संसाधन है जिसमें मानवीय क्रियाकलापों से इसका ह्रास नहीं होता है। तो नहीं होने में वृत्त जलवायु है या ऊर्जा है या विस्तृत धरातल है। और
होने वाले के अंदर जैसे भूदृश्य है, धरातलीय भूदृश्य है जो मानव के द्वारा प्रभावित होते हैं और उसका नुकसान भी होता है, मौसम है या अन्य छोटे लेवल का जो जलवायु है उनका यानी परिवर्तन कुछ मानवीय क्रियाकलापों से हो सकता है। तो इस प्रकार नवीकरणीय दृष्टि से संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो मोटे तौर पर 3 तरह से किया गया है, जिनमें सबसे पहले लेते हैं कि वह संसाधन जिनका दीर्घकालीन प्रयोजन रखा जा सकता है, परिवर्तनीय है, गुण जिनमें गुण वृद्धि भी होती है की जा सकती है, और जिन संसाधनों में मानव सावधानी तथा समुचित प्राविधिक का उपयोग करके अधिक दिनों तक उसे प्रयोजनीय बनाए रख सकता है, और जिन्हें विभिन्न उपयोगों के द्वारा परिवर्तित कर सकता है, उसमें गुण वृद्धि भी कर सकता है, जैसे कृषि, वन, अन्य यानी कि उत्पादक भूमि है, धरातल, जल संसाधन, मछली, जंगली जीव आदि आते हैं। और उदाहरण स्वरूप मिट्टी को भी यानी कि अच्छी जुताई, खाद, उर्वरक का उपयोग करके इसको यानी कि उपजाऊ बनाया जा सकता है। फसलों को हेर फेर और विभिन्न विधियों से अधिक दिनों तक इसे उपजाऊ रखा जा सकता है और अधिक फसलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। दूसरा जो अपरिवर्तनीय और उपभोग के द्वारा हाश होने वाले संसाधन है, जिसमें वह संसाधन आते हैं जिनकी मात्रा तो संचित रहती है लेकिन उपयोग के साथ उस वह घटते क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनके गुणों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। संचित संसाधन जो एक बार उपयोग लेने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो समाप्य संसाधन है इनके लिए एक यानी फैंटम का सिद्धांत आया है। फैंटम या सायापुंज का सिद्धांत। फैंटम संसाधन के सिद्धांत में उल्लेख यानी कि समीचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार समुन्नत प्राविधिक के द्वारा उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। जो समाप्य संसाधन है इसको समाप्त होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी जो उपयोग क्षमता है विभिन्न टेक्निकल के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 1900 ईस्वी में भारत में 600 इंटू यानी 10 क्यू टन कोयला संसाधन था, और उस समय ज्ञात जो प्राविधिक के अनुसार यानी जो टेक्निकल उस समय उपलब्ध थी उनमें के अनुसार 7 पौंड कोयले जलाने से 1 किलोवाट घंटा शक्ति उत्पन्न होती थी। लेकिन अब उतनी ही शक्ति के उत्पादन के लिए मात्र 1 पौंड से भी कम कोयला खर्च होता है। तो इसमें क्या हुआ है, विभिन्न टेक्निकल की वजह से, तकनीकी विधियों की वजह से उसके उपयोग में वृद्धि हुई है। तो जो समाप्य संसाधन है, कोयला है, गैस है, प्राकृतिक गैस है या पेट्रोलियम पदार्थ है, इसका जो उपयोग में वृद्धि हो सकती है कि कम मात्रा में उपयोग करके अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जा सके, इसमें नवीनता आ सकती है जो फैंटम सिद्धांत के अनुसार दिया है। और दूसरे में वह संसाधन जिनका पुनर्उपयोग के लिए पुनर्शोषण अनुपात बहुत सीमित है, जैसे पोटेशियम, फास्फेट या टीन, बोरेन। तीसरी कैटेगरी वह खनिज पदार्थ जिनका पुनर्शोषण अनुपात अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है, जिनका बार बार उपयोग हो सकता है, चाहे लोहा, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, स्क्रैप, कई बार इसका उपयोग हो सकता है। सोने और चांदी का बार बार उपयोग किया जा सकता है। नए नए रूप के अंदर विभिन्न तरह के आभूषण बनाए जा सकते हैं, यानी ये समाप्य संसाधन में नहीं आते हैं, सक्रिय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी के अंदर वे अपरिवर्तनीय और अक्षय सतत सनातन संसाधन जिनकी प्रकृत गुण वृद्धि नहीं की जा सकती है, उसके गुणों के अंदर वृद्धि नहीं की जा सकती है, उसको 2 विभागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वह सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य किसी भी रूप में प्रभावित या विनष्ट नहीं कर सकता है, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को मनुष्य नष्ट नहीं कर सकता है,
वृत्त प्रादेशिक जलवायु है, या सागर या महासागरीय भाग है, उसमें रेडियो धर्मी तरंगीय तत्व है, इनका कभी न तो विस्तार होता है न ये समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार मानव के द्वारा वो सौर ऊर्जा है या वृत्त जलवायु क्षेत्र है जो सागरीय महासागरीय है, रेडियो धर्मी तत्व है, इनको यानी कि समाप्त मनुष्य के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल अक्षुण्ण संसाधन है। कैसे हैं? अक्षुण्ण है, शाश्वत है, जो हमेशा के लिए बने रहते हैं। और दूसरे वे सनातन तत्व या पदार्थ जिन्हें मनुष्य विनष्ट कर सकते हैं, मनुष्य है वो विनष्ट कर सकता है या हानि पहुंचा सकता है या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई स्थानीय जलवायु है, स्थानीय जलवायु है तो एयर पोल्यूशन के द्वारा उसमें स्थानीय जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, या फिर कोई सांस्कृतिक भूदृश्य है यानी लैंडस्केप है या जल है, तो जल को भी मानव की विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा उसको प्रदूषण होता है, उसमें ह्रास भी होता है। तो इस प्रकार यानी कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसमें मानव है वो उसको हानि पहुंचा सकता है। स्थानीय स्तर पर जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन कर सकता, हानि पहुंचा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली जैसे महानगरों का जलवायु है जो एयर पोल्यूशन की वजह से प्रभावित हुआ है, और सर्दियों के मौसम में कोहरे की स्थिति के अंदर दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेने में तकलीफ होती है। यानी मानव के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर पर जलवायु का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ है, नुकसान हुआ है। या विभिन्न नदियाँ जो जलीय संसाधन है उन जलीय स्रोतों को मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कुछ प्रदूषित किया जा सकता है या उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कुछ एक ऐसे संसाधन बड़े स्तर का जो जलवायु या सौर ऊर्जा है उसमें मानव किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ये नवीकरण दृष्टि से ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग भी किया जा सकता है और मानव की सांस्कृतिक प्रगति और विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का निरंतर प्राप्त होना भी आवश्यक है। परंतु कुछ संसाधन शोषण करने पर स्वतः समाप्त हो जाने वाले हैं। कुछ सावधानियों से इसका उपयोग करने पर ये सहस्राब्दियों तक चल सकते हैं, और अन्य साधन जो सतत और सनातन है वो भी काफ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी बन सकते हैं। मानव इन्हें अधिक समय तक उपयोग भी कर सके, इस दृष्टि से उसका ऐसा संरक्षण है वो किया जाना चाहिए ताकि कितने संसाधनों को बार बार उपयोग किया जा सके, कितने ऐसे संसाधन जिसका परिवर्तनीय है उनका परिवर्तन किया जा सकता है और उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसी रूप से ऐसे संसाधनों का संरक्षण कंजर्वेशन करना आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो यानी प्राप्ता और वितरण के अनुसार संसाधनों का जो वर्गीकरण है, यानी प्राकृतिक संसाधन भूमंडल पर समान रूप से वितरित नहीं है। इनकी मात्रा, विविधता, प्राप्ति की आवृत्ति तीनों तथ्यों की दृष्टि से, यानी कि प्राकृतिक चार्ट में जो वर्णित दो प्रमुख संसाधन है जिसमें प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन है, तो इन प्राकृतिक संसाधनों का भूमंडल पर समान रूप से यानी वितरण नहीं है, न इनकी मात्रा है, उसमें भी बहुत सारी विविधता है। और इन दो प्रमुख प्राकृतिक यानी कि दो प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों को दो प्रमुख वर्गों के गत्यात्मक दृष्टिकोण से देखने चाहिए, और इसमें एक संचित संसाधन जो तीसरे वर्ग के रूप में भी रखा जा सकता है। यानी इसको प्राकृतिक संसाधन है जिनको
अलग अलग दृष्टि से अपन इन 3 वर्गों में रख सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार उपभोग के बाद में समाप्त हो जाते हैं, जिसको समाप्य संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या कोयला है। और कुछ ऐसे तत्व या संसाधन है जिनका उपयोग किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है। और कुछ ऐसे धात्विक संसाधन है जिसको पुनर्चक्रणीय संसाधन कहते हैं, जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। जिमरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है सर्वसुलभ संसाधन जो सर्वत्र प्राप्त होते हैं, जैसे हवा में ऑक्सीजन है, ये कैसा संसाधन है? सर्वसुलभ संसाधन है। दूसरा सामान्य सुलभ संसाधन जो साधारणतः अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि योग्य मिट्टी, जल। और तीसरे कैटेगरी के अंदर विरला संसाधन जो कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे टीन, सोना, चांदी। और चौथा है एकल संसाधन जो एकाध स्थानों पर कहीं मिल जाते हैं, और यह है व्यापारिक दृष्टि से उनका महत्व भी अधिक है। जैसे व्यापारिक क्रियोलाइट जो ग्रीनलैंड में प्राप्त होता है, जो मात्र ग्रीनलैंड में ही प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? एकल संसाधन। तो जिमरमैन ने प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया है। पहला सर्वसुलभ संसाधन। तो जिमरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण 4 तरीके से किया है: सर्वसुलभ, सामान्य, विरला संसाधन और एकल संसाधन। मतलब एकल संसाधन वह एकाध स्थानों पर मिलते हैं, जैसे क्रायोलाइट है जो केवल ग्रीनलैंड में मिलते हैं, उसे एकल संसाधन कहते हैं।